नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं ओंकार चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हैं ओसीए नेटवर्क के एक बड़ा ही लोकप्रिय यूट्यूब चैनल है, जिस पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर चर्चाएँ होती हैं। स्वागत है आपका ओंकार जी। आज हम बात करेंगे पंजाब में जो कुछ चल रहा है, चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं और उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने यह घोषणा की है कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा उनकी पार्टी की ओर से कौन होगा, यह जनता ही तय करे। जनता तय करे, कैसे तय करेगी? तो उसका तरीका उन्होंने आसान निकाल रखा है। ये तरीका वो पहले भी अपने कामकाज में आज़माते रहे हैं। एक टोल फ्री नंबर दे दिया, तो उस पर आप फ़ोन करिए, मतलब जनता फ़ोन करे, बताए कि कौन-सा नाम उन्हें पसंद है। आप चाहें तो एसएमएस कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। जनता की राय शुमारी करके वो तय करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होना चाहिए। तो सुनने में पहली नज़र में ये बड़ी ही अच्छी बात लगती है और उन्होंने खुद भी कहा है कि 70 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। तो ओंकार जी, क्या इसे एक ऐसे निर्णय के रूप में देखा जाए, जो हमारी चुनावी प्रक्रिया को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाता है, इसलिए स्वागत किया जाए? या इसके अंदर आपको कोई राजनीतिक दांव नज़र आता है? नहीं, अरविंद केजरीवाल जब कोई बात करते हैं तो दांव ही दांव होता है, उसके पीछे और कुछ नहीं होता है। जहाँ तक लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने की बात है या डेमोक्रेसी के हित में उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की बात है, तो उसकी तो फहरिस्त बहुत लंबी है राजीव जी। हम और आप दोनों ही देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को, आशीष खेतान को, आशुतोष को, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है। एक ब्रिगेडियर साहब हुआ करते थे जो उनके आंतरिक लोकपाल के जो है वो बनाए गए थे, जो सुनवाई करें, शिकायतों का निवारण करें निष्पक्ष तरीके से। उनके साथ क्या किया था, तो इनकी डेमोक्रेटिक जो परिपाटी है वो बिल्कुल एकदम अलग तरह की है। पार्टी के भीतर ये कितना बेहतर लोकतंत्र स्थापित करके चल रहे हैं कि जिन ने कुछ भी मुद्दों पर अगर सवाल खड़े किए तो उन्होंने किस तरीके से उनको बेइज्जत करके, लतिया करके, पार्टी से, संगठन से बेदखल कर दिया। और शुरू में तो ऐसे कई चेहरे थे जो इनकी सो कॉल्ड राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, जो फैसले लेने वाली कमेटियों में थे, उनसे भी उनको किस तरीके से बाहर किया गया, ये हम आप सब जानते हैं। तो ये कितने डेमोक्रेटिक हैं, कितना लोकतंत्र में इनका भरोसा है, ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। ऐसे बहुत सारे असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जब से ये सामने आए हैं लोगों के, और जब से इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की है तब से लेकर के अब तक। लेकिन जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, पंजाब में सब जानते हैं कि इनके दूसरी बार के चुने गए सांसद भगवंत सिंह मान जो है वो लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनका चेहरा एज चीफ मिनिस्टर जो है वो घोषित किया जाए। और मुझे लगता है, और अ, यही बात शायद निकलेगी अल्टीमेटली जाकर के, कि भगवंत मान को ही ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया है। ये खुद ऐसे मौके पर, जबकि चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है, अब शुरू हो जाएंगी नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी और तमाम दूसरी चीज़ें भी। कैंडिडेट ऑलरेडी ये काफ़ी हद तक घोषित कर चुके हैं। तो भगवंत सिंह मान को लेकर के फोन लाइन खोल करके एक रास्ता निकाला है उन्होंने कि या तो ये कह सकें कि भाई कि भाई लोगों ने, लोग आवाज मेरी वापस सुनाई पड़ रही थी, जी, जी। तो या तो ये कह सके कि भाई लोगों ने भगवंत सिंह मान का नाम नहीं लिया है फोन लाइन पे, या ये कह सकें कि लोगों ने
ये राय व्यक्त की है कि आप चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित ही मत करो। तो कोई ना कोई ऐसा इनका बड़ा दांव आपको देखने को मिलेगा। अभी शायद ये भी नहीं बताया इन्होंने कि ये फ़ोन लाइन कब तक खोल करके रखेंगे। तो ये बहुत बड़े कलाकार हैं। ये अपने ऊपर आई हुई आफत को, बला को कैसे टालना है, ये अच्छे तरीके से समझते हैं। अब ये पंजाब की पब्लिक के सिर पर ठीकरा फोड़ेंगे, खुद सीधे मना नहीं करेंगे भगवंत मान को। ये पंजाब की राय ये है, पंजाब के लोगों की राय ये है, और इतने लाख फ़ोन कॉल आए हैं और इनमें से इतने लाख ने कह दिया है जी कि नहीं, सीएम का चेहरा आप घोषित मत करो। जी। तो ऐसे कह कर के ओंकार ये चौधरी जी, अपनी खाल बचाएँगे। एक तो सूचना ये है कि इन्होंने 17 तारीख की शाम 5 बजे तक का समय रखा है कि उस समय तक लोग फ़ोन करके, एसएमएस करके या व्हाट्सएप करके अपनी राय दें और उसके आधार पर तय किया जाएगा और इसकी घोषणा फिर 17 तारीख के बाद मतलब अगले हफ्ते होगी। 17 तारीख तक रायशुमारी चलेगी, उसके बाद उसका विश्लेषण होगा और फिर अगले सप्ताह घोषणा की जाएगी कि आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा, कौन चेहरा होगा। हमें और तो आपको तारीख याद होगा शुरू में इन्होंने दिल्ली में भी ये दांव आजमाया था जब एमएलए तय होने थे। लेकिन फिर अगले चुनाव में वो भूल गए इसको कि लोगों की राय लेकर के कैंडिडेट तय करने हैं। तो ये उस्ताद चीज़ हैं, जब संकट में फँसते हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार भी जुड़े हैं, जो पेशे से चिकित्सक हैं, न्यूरो चिकित्सक हैं और राजनीतिक रूप से काफ़ी मुखर हैं, ये कह सकता हूँ मैं। मनीष जी, आप इस टिप्पणी में, इस चर्चा में क्या जोड़ना चाहेंगे? चाहेंगे। ये वोटिंग वगैरह की जो तो अभी जैसा कि सर वो तो हम सभी समझते हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी की बात है, पिछली बार के इलेक्शन में भी से ट्राई किया था, ये तो उम्मीद से थे कि आम आदमी पार्टी मिनिस्टर बनेंगे, इनकी किस्मत में नहीं था। अभी जो मेरी समझ से ग्राउंड रियलिटी है, अमरिंदर सिंह जी के पाला बदलने के बाद और जो 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने जो वीर बाल दिवस का अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद ग्राउंड लेवल पर चीजें काफी बदल चुकी है और फिर से इनकी स्थिति 2017 वाली रहने वाली है। फेस वॉश के लिए, आई वॉश के लिए जो भी ऑनलाइन ये करवा लें, इससे मेरी समझ से कुछ खास फायदा इनको होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी इज आउट ऑफ रेस। जी, तो डॉक्टर मनीष कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ज्यादा पंजाब में भविष्यवाणी कर गया लगता है मैं। नहीं, जनता की राय और लोगों की राय सामने आते रहनी चाहिए। अब इसमें हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। ऐसा कोई थोड़ी है कि टीवी पर विश्लेषकों की एक जमात है, बस वही अपनी बातें कहती रहेगी और आप डॉक्टर मनीष कह रहे हैं जी कि रेस से बाहर। तो यहाँ पर ओंकार चौधरी जी, आपने बात सुनी डॉक्टर मनीष की। लोगों की राय किस तरह से सामने आ रही है, ये दिख रहा है। आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? देखिए, पंजाब में आउटसाइडली आप रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को, या जो उनका एक अपना स्थान रहा है और जहाँ-जहाँ, जिन-जिन पॉकेट से उनको लोगों का समर्थन मिलता रहा है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए राजीव जी, 2014 में जिस आम आदमी पार्टी को पंजाब ने एक तरीके से सिर माथे पर ले लिया था, 4 लोकसभा सीटें दे दी थी, तो उस आम आदमी पार्टी को 2019 आते-आते उन्होंने उसकी जगह भी दिखाई। केवल संगरूर की सीट आई और बाकी की 3 सीटें जो हैं वो लूज़ कर गई आम आदमी पार्टी। ये कलाकार इस मायने में ज़्यादा बड़े हैं कि ये मीडिया में एक
आबो हवा तैयार करवा देते हैं। मीडिया में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी ताकत है। केवल पंजाब की बात नहीं कर रहा मैं, ये उत्तराखंड में भी ऐसा माहौल बनाने में सक्षम है। ये उत्तर प्रदेश में जाकर के भी ये बेशर्मी दिखा सकते हैं। इनके जो कारिंदे हैं, संजय सिंह से लेकर के कुछ दूसरे लोग, वो वहाँ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर देंगे कि जैसे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी ताकत है। जबकि हम सब जानते हैं कि जब तक चुनाव नहीं आए थे, ना तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में सक्रिय थे, ना भगवंत मान थे, ना इनकी पार्टी के दूसरे नेता मुद्दों को लेकर के सड़कों पर या ऐसे कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। विधानसभा में जरूर जितनी इनकी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से ये उछल कूद करते रहे और हंगामे संगामे प्रदर्शन और तमाम जो ये कर सकते थे कैमरों पर आने के लिए, वो इन्होंने किया। पर पंजाब के जो मूल सवाल हैं, उन पर कभी इनकी चिंता दिखाई दी हो या उनके लिए कभी सड़कों पर ये धरने प्रदर्शन या कुछ और करते हुए दिखाई दिए हों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मीडिया भी उठा करके देखें, प्रिंट मीडिया भी उठा करके देखें अगर पिछले 5 साल का, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा वहाँ पर आम आदमी पार्टी का। लेकिन मीडिया में ये कलाकारी करते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार के पास, इनके पास मीडिया को विज्ञापन जारी करने का एक बजट है और ठीक-ठाक बजट है, और वो टेलीविज़न चैनलों पर भी कई-कई मिनट के कैप्सूल बनवा करके चलवा सकते हैं। अखबारों को, जो मेन स्ट्रीम के अखबार माने जाते हैं, उनको फुल पेज के विज्ञापन दे सकते हैं, अलग-अलग विषयों पर दे सकते हैं। कोरोना ने फिर से दस्तक दी है, तो फिर से जो मीडिया के अलग-अलग आपके वेरिएंट हैं, उनकी बाँछें खिल गई कि अब कम से कम केजरीवाल ज़रूर विज्ञापन देंगे, और वो भी चुनाव का मौका था तो कैसे नहीं देते। और ये कभी जी, निराश नहीं चौधरी जी, करते जिस मीडिया। तरह से दिल्ली के बजट का इस्तेमाल करके वो देश भर में विज्ञापन जारी करते हैं, क्या उनकी इच्छा या मंशा यह है कि पंजाब में यदि सरकार यदि बन गई, तो पंजाब की पुलिस उनके हाथ में आ जाएगी और फिर जैसे वो दिल्ली के बजट से देश भर में विज्ञापन की बाढ़ लाते हैं, वैसे ही पंजाब की पुलिस का उपयोग वो देश भर में कर लेंगे? देश भर में करें ना करें, पर कम से कम दिल्ली तक तो ज़रूर वो धावा मारने की कोशिश करेंगे। शायद एएसबी नाम का एक संगठन था शुरू में, जब पुलिस का जो दिल्ली में काम करता था, दिल्ली पुलिस का था वो, और उसको हथियाने के लिए इन्होंने, जब शुरू में चीफ मिनिस्टर बने थे, तो इन्होंने क्या-क्या नहीं किया था। रोज़ मीडिया में हंगामे, रोज़ सड़कों पर और धरने, प्रदर्शन, पता नहीं क्या-क्या इन्होंने किया था। उसका मकसद ये था कि उसके ज़रिए ये केंद्र सरकार पर किसी तरीके से अंकुश बनाए रखें, परेशान करें केंद्र सरकार के चेहरों को, नेताओं को, मंत्रियों को। लेकिन वो शायद नरेंद्र मोदी और जो उनके सहयोगी हैं, वो अच्छे तरीके से जानते थे इनकी मंशा क्या है, इसलिए उसको केंद्र के अधीन रखा गया। ये अदालत में भी पहुँचे थे, उसको हथियाने के लिए, उसको अपने मातहत रखने के लिए, लेकिन कोर्ट में भी उनको निराशा हाथ लगी, क्योंकि प्रावधान ऐसा कुछ था नहीं। पंजाब में अगर सरकार इनकी आ गई, तो पंजाब में तो ये क्या-क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिस पुलिस तंत्र का उपयोग दुरुपयोग करने से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी हिचकती हैं कि अपने विरोधियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए जो सीधे-सीधे दिखाई देने लगे कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है। अब ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, चाहे एनसीबी है, या एनआईए है, या आपके ईडी वगैरह है, ये जब अपना काम करती हैं तो ही तोहमत लग जाती है विपक्षी दलों की तरफ से केंद्र सरकार के ऊपर कि ये उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पुलिस का जो लोकल स्टेट की एक फोर्स मानी जाती है, इन्वेस्टिगेशन और कानून व्यवस्था का काम जिसके हाथ में है, उसका अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपने विरोधियों के खिलाफ किसी तरह की बदले की भावना से कार्रवाई करने लगें, तो ये तो बवाल खड़ा कर दें। और ये
शायद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेहतर तरीके से समझता है कि अगर आप राज्य की पुलिस का उपयोग दुरुपयोग अपने विरोधियों को दबाने के लिए करेंगे तो इसका राजनीति में उल्टा असर होता है। जिनके खिलाफ आप इनका उपयोग दुरुपयोग करते हैं उनको सहानुभूति लोगों की मिल जाती है कई बार, और फिर वो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर ये चीजें लागू नहीं होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो आप देखिएगा, अगर पंजाब में, हालांकि उम्मीद मुझे तो नहीं लग रही है कि ये सरकार में आ रहे हैं, जिस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां पिछले कुछ समय से बदली हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये सत्ता में आ गए पंजाब की, तो ये पंजाब पुलिस का जम करके दुरुपयोग करेंगे और ऐसे बहुत सारे फर्जी मामले बनवा सकते हैं कि जिससे ये फिर केंद्र को दबाव में लेने की कोशिश करें, अपने स्कोर जो है ये अपने गोल करने की कोशिश करें। तो ये एक डर निश्चित रूप से बना हुआ है राजीव जी। जी, तो यहाँ पर चलिए वो राजनीति में क्या होगा और उसकी बात तो आगे की है, लेकिन जो हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जो एक नए तरह का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने रखा है, क्या यह चीज दूसरे दलों को भी प्रेरित करेगी कि आप भी कुछ ऐसा करें जिसमें आप किसको अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे या किसको आप टिकट देंगे विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए? इन सब चीजों में भी जनता की रायशुमारी पहले से हो। अनौपचारिक रूप से ऐसा होता है, हम लोग पहले से जानते हैं। सारे राजनीतिक दल जो हैं चुनाव से साल डेढ़ साल पहले से अपनी सर्वे एजेंसियां नियुक्त करते हैं और वो सर्वे कराते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कौन सा चेहरा अच्छा लग रहा है, जनता के बीच लोकप्रिय कौन व्यक्ति है, या हर सीट पर अब सर्वे कराए जाने लगे हैं। जो सर्वे एजेंसियों के हमारे मित्र हैं उन बताते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा काम तो अब वो हो गया है, सबसे ज्यादा व्यस्तता उनकी वहां पर रहती है। सबसे ज्यादा उनका जो बड़ा व्यवसाय है अब वो चुनाव से ठीक पहले आकर के जो पोल होता है या एग्जिट पोल होता है, अब वो उनका बड़ा व्यवसाय नहीं रह गया। उनका बड़ा व्यवसाय रह गया, राजनीतिक दल उन्हें हायर करते हैं ये जानने के लिए, जनता की नब्ज पकड़ने के लिए कि कौन दल जो है, माफ करिए, कौन व्यक्ति जो है वो ज्यादा लोकप्रिय है, या तो राज्य के स्तर पर या सीट के स्तर पर। क्या ये एक ऐसा तरीका है जहां पर आप कहें कि बाकी दलों में भी शायद ये बात उठे कि इसी तरह से लोगों की राय लीजिए? अगर हम बाकी दलों की बात बाद में करें और अरविंद केजरीवाल की खुद की और उनकी पार्टी की ही बात करें, तो जब पिछला दिल्ली का चुनाव था उसमें इन्होंने ये चीज अपने ऊपर लागू क्यों नहीं किया, यहाँ अपनी पार्टी के ऊपर लागू क्यों नहीं किया? और चलिए मैं मानता हूं कि पंजाब से ये शुरुआत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरे दल हैं वो किस तरीके से मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनते हैं, क्या हमें जानकारी नहीं है? कांग्रेस में तो 10 जनपद ही तय करता है, और अगर विधायक दल की बैठक का स्वांग रचा भी जाता है कि विधायक दल में विधानमंडल दल जो चुन करके आया है, 2 पर्यवेक्षक दिल्ली से भेज करके 3 भेज करके वहाँ पर राय लेने का एक पूरा प्रहसन होता है, और उसके बाद एक लाइन का एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि विधायक चुने हुए नए विधायकों ने नया मुख्यमंत्री चुनने या नया नेता चुनने के लिए सोनिया गांधी जी को अधिकृत कर दिया है। ये हमेशा होता रहा है, चाहे जी ओंकार जी, जहां कांग्रेस जैसा। का इतिहास हमें पता है। आप यदि समाजवादी पार्टी में सोचें कि अखिलेश यादव के अलावा कोई और चेहरा होगा, ये कल्पना से परे की बात है। बहुजन समाजवादी पार्टी में आप कल्पना करें कि मायावती से अलग कोई चेहरा होगा, ये तो सोचने की बात ही नहीं है। इसी तरह से तमाम क्षेत्रीय दल जो हैं, जो एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन करके रह गए हैं, उनके बारे में तो हम नहीं सोच सकते हैं। लेकिन अब जैसे कांग्रेस या भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल हैं, क्या वो दिखावे के तौर पर भी यदि इस तरह की चीजें शुरू करें तो उसका कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा पुंज एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल हो नहीं सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए जो करना चाहें वो करें, और वो क्यों कर रहे हैं ये भी हमें समझ में आ रहा है कि अपनी आफत
पंजाब की जनता के सिर पर ठेलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो एक परिपाटी है कि जो उनका संसदीय बोर्ड है, अल्टीमेटली वो फैसला करता है कि जो विधायक दल ने राय व्यक्त की है, उसी के अनुसार मुख्यमंत्री तय किया जाए, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसे चाहता है, जिसे सक्षम चाहता है, देख रहा है कि ये सक्षम होगा सही नेतृत्व देने के लिए, उसका फैसला होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके इस मैं कहूँगा कि जो अपनी बला टालने के लिए इन्होंने ये रास्ता निकाला है, उस रास्ते पर राष्ट्रीय दल जाएंगे, लगता नहीं है। जी, तो ये बला टालने का ही तरीका आपको दिख रहा है और इसके पीछे एक मतलब काफ़ी चर्चा जो आपने भी शुरू की है, आपने भी शुरुआती टिप्पणी में कहा और दर्शकों की ओर से भी ये बात आ रही है कि ये भगवंत मान को ठिकाने लगाने का नुस्खा है। और क्या उन्होंने मतलब प्यारी-प्यारी बातें कही हैं केजरीवाल जी ने भगवंत मान का नाम लेकर के कि भगवंत मान उन्हें बहुत प्यारे हैं और साथ में उन्होंने कहा है कि ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं और इस घोषणा का सारा श्रेय भी उन्होंने भगवंत मान को ही दे दिया है कि हमने तो बंद कमरे में कहा था भगवंत मान को चेहरा बना देते हैं, लेकिन भगवंत मान ने कहा नहीं जी जनता से राय लेनी चाहिए। मतलब ये बात जो कही गई है, क्या ये गले उतरने वाली बात है या आपको लगता है कि भगवंत मान को ही इसका श्रेय दे करके उन्होंने भगवंत मान को किसी लायक नहीं छोड़ा कि वो इस फैसले का विरोध भी कर सकें? अभी तो नहीं, पर किसी मोड़ पर भगवंत मान ज़रूर फूटेंगे, और जब फूटेंगे तो वो बताएँगे कि मेरी ही राय के हिसाब से ये सब फैसला हुआ था या क्या हुआ था एक्चुअल में। भगवंत मान तो पिछले काफ़ी समय से इस बात के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अच्छे तरीके से जानते हैं, और अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ पूरा पंजाब और पंजाब के बाहर भी जिन-जिन ने उनके अलग-अलग ओकेशन पर वीडियो देखे हैं भगवंत मान के, कि वो ठीक तरीके से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं, शाम को एक समय के बाद, बल्कि कभी-कभी तो दिन में भी। और एक बार तो लोकसभा में किसी ने कह दिया था तो उनको बड़ा बुरा लग गया था। किसी ने शिकायत कर दी थी जो उनके पास ही बैठता था, कि भाई भगवंत मान जो है ये सदन की कार्रवाई के दौरान भी पी करके बैठते हैं, और हमें यहाँ असहनीय हो रहा है बैठना। तो ऐसे व्यक्ति को, जिनकी भाव भंगिमाएँ, जिनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उस मुद्रा में बात करने का कभी-कभी दुस्साहस कर लेते हैं मीडिया के कैमरों पर, तब समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में वो किस स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर केजरीवाल साहब पंजाब का चीफ मिनिस्टर घोषित कर दें, चेहरा घोषित कर दें, तो जो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं धूमिल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जी। ये चौधरी जी यहाँ उड़ता बीच में एक दिलचस्प टिप्पणी आई है तो इसलिए मैं आपको जी, बीच में टोक रहा हूँ। बलराम मिश्र जो हमारे दर्शक हैं अभी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही पंजाब में सर्वे करने वाली एजेंसियों की प्रश्नावली में अपना नाम शामिल करवाया था और उसमें 27% तक मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार दिखाया। तो ये संयोग नहीं, प्रायोजित प्रपंच है ये कहना है बलराम मिश्रा जी का। नहीं बलराम अभी तो मिश्रा जी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं मैं रेस में नहीं हूँ। लेकिन मैं रेस में नहीं हूँ ये कहना भी एक तरह से दिखाता है कि हाँ, मेरा नाम चर्चा में है इसलिए मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। ये चर्चा में अभी अपने आप है, क्यों है? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के निवासी हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में उनका नाम चर्चा में होना ही क्यों चाहिए? आपको याद होगा, एक बार इनके पुराने सहयोगी कुमार विश्वास ने खुलासा किया था, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर अभी है। उसमें उन्होंने कहा था कि पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर के एडामेंट थे कि अगर आम आदमी पार्टी को जनादेश मिला सरकार बनाने का, तो फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ की बागडोर दिल्ली की मनीष सिसोदिया को सौंप देंगे। तब कुमार विश्वास, बकौल कुमार विश्वास, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये कहा था
कि गैर सिख को पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बॉर्डर स्टेट है। आप ऐसा कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश ना करें कि वहाँ पर अराजकता की सिचुएशन पैदा हो जाए। और ये बात सही भी है, शुरू के 2-3 चीफ मिनिस्टर को अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद कभी पंजाब में नॉन सिख जो है वो चीफ मिनिस्टर बना ही नहीं है। लेकिन ओंकार जी, यदि अरविंद केजरीवाल के मन में ये बात कहीं से उठती है कि हाँ मैं पंजाब का सीएम बन जाऊं, तो इसमें शायद दिल्ली की जनता का जो निर्णय रहा है उसका योगदान कह सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली की जनता ने साफ साफ देखा था कि 2014 के चुनाव से पहले तक वो दिल्ली से बाहर रहते थे। जो एक नीली वैगन कार थी उसमें दिखावे के लिए वो उसकी सवारी करते थे और वहां से कौशाम्बी से चल करके दिल्ली में सारा काम करने के लिए आते थे। चुनाव से पहले तक वो कौशाम्बी में रह रहे थे, वहीं से उनकी नीली कार आती थी। सारी जनता ने देखा था। उसके बाद भी ना तो चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया, न अदालतों ने इसका संज्ञान लिया कि अचानक चुनाव से पहले कोई दूसरे राज्य के व्यक्ति उठ करके कैसे यहाँ आ सकता है और पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़के जीत भी जाएगा और मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। मतलब कानूनी तरीके से, चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। इस पर सवाल उठ सकते थे, नहीं उठा। जनता को सबसे बड़ा निर्णय करना था, जनता सब देख रही थी। जनता ने निर्णय किया कि हाँ ठीक है भाई, कौशाम्बी में रहते थे, मतलब जो गाजियाबाद जो पड़ोसी जिला है, दिल्ली के बाहर है। उसके बाद भी जनता ने यदि स्वीकार किया तो लोगों ने कहा कि कानूनी दांव पे छोड़ो इसको, उसमें क्या रखा है। तो वैसे ही यदि केजरीवाल के मन में आता है कि जब दिल्ली की जनता ने और चुनाव आयोग ने और न्यायालय ने सबने स्वीकार कर ही लिया, तो फिर दिल्ली से उठ करके पंजाब जाने में क्या परेशानी आ जाएगी? बहुत बड़ी परेशानियां आने वाली हैं। जिस तरह से ये और जिस तरह की ताकतों को ये प्रमोट करते रहे हैं या जिस तरह की ताकतें इनको सहयोग करती रही हैं, प्रायोजित करती रही हैं, सहयोग देती रही हैं, वो ताकतें तो चाहती हैं कि पंजाब में इस तरह का चेहरा आ जाए तो फिर वो खुल करके खेल पाए वहाँ पर। और जिस तरीके से हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा है कि इन्होंने किस तरह के लंद फंद किए हैं, किस तरह के तौर तरीके अपनाए हैं, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो हम देख चुके हैं। पंजाब जैसा जो सरहदी सूबा है जिसमें कई तरह की दिक्कतें इस समय देखने को मिल रही हैं, फिर से अलगाववाद, फिर से उग्रवाद सिर उठा रहा है, सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जा रहे हैं, मादक पदार्थ गिराए जा रहे हैं। इसके अलावा अंदर पंजाब के भीतर कुछ ऐसी ताकतें लगातार सिर उठा रही हैं। अभी लुधियाना कचहरी में जो बम ब्लास्ट हुआ है वो हम नहीं भूल सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जो कुछ हुआ है वो हम नहीं भूल सकते हैं। तो पंजाब जैसे स्टेट में इस तरह के लोग अगर ताकत में आते हैं और केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो ये तो करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो जाएगी। फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थोड़ा है। कुछ समय बाद स्थितियां ऐसी आ सकती हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। जी, तो एक मतलब जो काम दिल्ली में संभव हो गया वो काम पंजाब में भी संभव हो जाएगा, ये सोचना शायद गलत होगा। हमारे साथ अब रश्मि मंडपे भी जुड़ रही हैं। रश्मि जी नमस्कार। जी रश्मि जी, नमस्कार राजीव जी। नमस्कार, बताइए आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? मुझे वो दिन याद आता है जब केजरीवाल पहली बार दूसरी बार चुन के आए थे पूर्ण बहुमत से, और उनका योगेंद्र यादव से झगड़ा हो रहा था। तब उन्होंने किसी समझाइश देने वाले को स्पष्ट कहा था, ठीक है तुम अपनी पार्टी रख लो, मैं अपने विधायक लेके अलग हो जाता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जरूरत केजरीवाल को पूरी हो चुकी थी। मुझे लगता है केजरीवाल वो दिन जरूर याद कर रहे होंगे कि अगर यही चीज पंजाब में हुई, कोई और मुख्यमंत्री बना और केजरीवाल ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो यही जवाब दे सकता है कि तुम अपनी पार्टी लेके अलग हो जाओ, मैं अपने विधायक लेके अलग हो जाता हूँ। और केजरीवाल ये चुनौती कभी भी अपने लिए चाहेंगे नहीं।
तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल अपने अलावा किसी और को बनने देंगे, और अगर बनने देते भी हैं तो वो इतना मतलब एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री उनके कितने कंट्रोल में रह पाएगा, इसमें मुझे बहुत ही शंका है। क्योंकि केजरीवाल खुद के अलावा किसी और को बड़ा होने देंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। कि बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा वो व्यक्ति, जो भी किसी भी पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, वो इन केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी, ओंकार जी, ये बड़ी दुविधा है केजरीवाल साहब के सामने कि वो किसी और को मुख्यमंत्री बनने दें तो वो उनसे भी बड़ा बन जाएगा, क्योंकि हमेशा ही पंजाब के मुख्यमंत्री का जो दर्जा होगा, पंजाब बड़ा राज्य है, पूर्ण राज्य है, दिल्ली छोटा राज्य है, आधा अधूरा वहाँ राज्य व्यवस्था है, तो हमेशा ही ये माना जाएगा कि जो पंजाब का मुख्यमंत्री है उसका राजनीतिक कद दिल्ली के मुख्यमंत्री से बड़ा होगा। तो वैसे में केजरीवाल अपने राजनीतिक सेटअप में अपने से ऊपर के आसन पर किसी को कैसे बिठा दें, और वे खुद बैठना चाहें तो पंजाब की स्थितियां ऐसी है नहीं कि वो कूद करके दिल्ली के मुख्यमंत्री से पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएं। यदि वहां पर उनकी पार्टी को बहुमत आ भी जाए या जोड़ तोड़ करके किसी तरह से वो सरकार बनाने की स्थिति में आ भी जाएं, तो भी ये बड़ा मुश्किल होगा। मतलब जनता एक बार आम आदमी पार्टी को तो वोट दे देगी, लेकिन केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी, ये बड़ा मुश्किल लगता है। मैं रश्मि जी की बात से 100% सहमत हूँ। ये तो प्रशांत भूषण को बर्दाश्त नहीं कर पाए, योगेंद्र यादव को बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये जो है आशुतोष को बर्दाश्त नहीं कर पाए, आशीष खेतान को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जब राज्यसभा में भेजने की बात थी या बारी आने वाली थी, तब ये दो कहीं से धनपति जो है ढूंढ करके लाए और उसके बाद उनका सहयोग प्राप्त करके उनको राज्यसभा में भेजा, बजाय इसके कि अपने संघर्ष के साथियों को ओबलाइज करते, उनको भेजते। और कुमार विश्वास की पीड़ा तो जो बार बार फूट फूट करके बाहर निकलती है, वो सबसे बड़ी पीड़ा उनकी यही है। वो भी बड़ी उम्मीदों से थे कि वो राज्यसभा में जाएंगे, बड़ा लच्छेदार भाषण देंगे, और अरविंद केजरीवाल को इसी बात का खतरा था कि अगर मैंने कुमार विश्वास को भेज दिया तो ये तो कवि भी है, अच्छे से लोग समा बांधना भी जानता है, तो वहां अगर ये छा गया तो ये मेरे से बड़ा लीडर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वही सिचुएशन अगर पंजाब में भी आने वाली है या शंका उनको पैदा होगी, तो इनके लिए सबसे बड़ा धर्म संकट यही होगा कि पंजाब में करें क्या ये जनादेश आने के बाद। क्योंकि पंजाब इनको एज चीफ मिनिस्टर स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉन सिख है। और अगर इन्होंने जबरन वहां जाकर के शपथ ली तो पंजाब और गैर पंजाब सिख होना ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा या गैर पंजाबी होना ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा? दोनों मुद्दे बड़े होंगे, दोनों ही मुद्दे बड़े होंगे। और जिस तरीके से इस समय पंजाब पूरी तरीके से सेंसिटाइज है कई मुद्दों को लेकर के, राजीव जी हमें नहीं भूलना चाहिए कि पानी के सवाल को जानबूझ करके कुछ लोगों ने वहां कितना बड़ा प्रश्न बना दिया था। उस पर जब ये सतलुज यमुना लिंक नहर खुद रही थी, केवल 5 किलोमीटर रह गई थी, तब आतंकवादियों ने इंजीनियरों की हत्या कर दी थी, वहां कर्मचारियों का खून बहा दिया था। इसी तरीके से अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जिनको बहुत संवेदनशील बना दिया गया है पंजाब में। वहां पर अरविंद केजरीवाल को, जो मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं, भिवानी जिले के रहने वाले हैं, जिस हरियाणा को अलग कर दिया था भाषा के आधार पर 1966 में, उस हरियाणा का कोई आदमी अगर पंजाब में आकर चीफ मिनिस्टर बनना चाहेगा तो ये चीजें पंजाब में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस संवेदनशीलता को जितनी जल्दी अरविंद केजरीवाल समझ लें उतना बेहतर होगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर एक और पहलू है ओंकार जी, जिसकी ओर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि यदि इस तरह की रायशुमारी की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तो उसकी ऑडिटिंग कौन करेगा? उस पर नज़र कौन रखेगा कि कितने वोट आए, किसने एसएमएस किया, किसने कॉल करके बताया मेरा पसंदीदा नाम ये है, कितने लोगों ने व्हाट्सएप किया?
इस रायशुमारी के नाम पर वे कोई भी नाम सामने रख दे कि हाँ हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक जनमत संग्रह में ये परिणाम आया है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि हाँ वास्तव में यही चीज है। बंद कमरों में उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से 4 नाम तय करके बता दिए कि इसने इसको इतना इसको इतना इसको इतना मत मिला है हमारे इस जनमत संग्रह में। क्या भरोसा है उसका? मनीष सिसोदिया और संजय सिंह है ना, तो कम से कम 2 लोग तो हैं जिन पर वो भरोसा करके चलते हैं। आपको भरोसा हो ना हो, हमें भरोसा ना हो, पर कम से कम 2 चेहरे तो अभी हैं जिन पर वो आँख मूंद करके भरोसा करके चल रहे हैं। तो हो सकता है कि व्हाट्सएप वाला जो मोबाइल फ़ोन है वो मनीष सिसोदिया को या संजय क्या सिंह को दे चुनाव दिया। आयोग को स्वतः क्या चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर के इस रायशुमारी की प्रक्रिया को अपनी निगरानी में नहीं लेना चाहिए कि भाई ये जो भी आप तरीका करने जा रहे हैं इससे जनता की राय प्रभावित हो सकती है और इसलिए हम इस पर नजर रखेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि चुनाव आयोग इस तरह की ड्रामेबाजी में क्यों पड़े? वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम करने का अपना एक तय फॉर्मेट है, उसके हिसाब से वो काम करता है। उसका काम चुनाव को निर्बाध गति से, शांतिपूर्ण तरीके से ऑर्गेनाइज करने का दायित्व है, तो वो उसमें लगा हुआ है। अब वो 5 राज्यों में चुनाव ठीक तरीके से निपट जाएं, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तरह के आरोप लगे, और कोविड का टाइम चल रहा है तो ये भी उनको ध्यान में रखना है कि भाई इन चीज़ों को, जिस तरीके से मद्रास के हाई कोर्ट ने कह दिया था कि क्यों ना इनके खिलाफ ही हत्या का मामला दर्ज किया जाए, तो वो सारी सिचुएशंस भी क्रिएट ना हो। तो चुनाव आयोग को तो और बहुत सारे काम हैं। अब वो कोई अगर दिमाग में खुरापात आई है अरविंद केजरीवाल के, अपनी खाल बचाने के लिए, अपना सिर बचाने के लिए, तो उसमें भी चुनाव आयोग इन्वॉल्व हो, मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग इस तरह का कोई काम करेगा। जी, चलिए अब इस चर्चा को यहीं पर समेटते हैं। काफी विस्तार से हमने इस पहलू को देखने की कोशिश की कि आखिर जी जी मेरा रश्मि जी एक आप छोटा सा जरूर प्रश्न था जरूर। कि ठीक है, अभी तो पंजाब में एक राजनीतिक शून्य सा है, मतलब कांग्रेस नहीं तो कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है वहां पे। तो आम आदमी पार्टी उभरती हुई दिख भी रही है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी का बेस पंजाब में है? मतलब शायद विधायक चुन के भी आ जाए कि हमें कांग्रेस नहीं चाहिए बीजेपी को, तो बीजेपी अपने आप को ही आउट मान रही है पंजाब से। जोर लगाएगी अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनती दिख रही है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ कांग्रेस की जगह भरने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है या करेगी। तो क्या मतलब अगर मान लीजिए कोई केजरीवाल मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं पंजाब के, एक छोटे से एक संभावना के तौर पे सोच लेते हैं, उसके बाद क्या वो दिल्ली वाला बेस अपना छोड़ना पसंद करेंगे? क्योंकि एक बार फ्लूक में तो आ जाएंगे पंजाब में, दिल्ली छोड़ दी तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, ये भी स्थिति बन सकती है। तो इतना बड़ा रिस्क भी क्या केजरीवाल ले सकते हैं कि फिर तो पार्टी में अप्रासंगिक भी हो सकते हैं कि जो भी बनेगा उनका जो खुद को वो जो भी कहते हैं मुखिया अध्यक्ष या जो भी, तो क्या इतना बड़ा रिस्क भी केजरीवाल ले सकते हैं? क्योंकि एक बाद एक व्यक्ति का उन्होंने वो कर रखा है कि एक जगह सब कुछ तो केजरीवाल नहीं हो सकते आम आदमी पार्टी में। तो एक संभावना ये भी है कि पंजाब जाने से पहले खुद भी 4 बार तो सोचेंगे कि अगली बार क्या। तो जी ओंकार जी, कहीं संविधान संशोधन तो नहीं करा देना चाहिए कि हाँ एक साथ एक व्यक्ति 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकता है। यह एक दिलचस्प टिप्पणी इस पर बलराम मिश्रा जी की है और वो कह रहे हैं कि पिछली बार पंजाब में जीत की संभावना के मद्देनजर दिल्ली में अपनी गद्दी पर बिठाने के लिए पत्नी को वीआरएस दिलवा दिया। ऐसा कोई औपचारिक बयान कुछ नहीं था, ये बलराम जी का आकलन है, अपना आकलन है। तो मनीष सिसोदिया चक्कर में न रहें इसलिए पत्नी को वीआरएस दिलवा दिया था, ये बलराम जी का कहना है। एक तो एक्चुअल में रश्मि जी, जो 5 जनवरी की घटना हुई है फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री के काफिले के बाद, उसको लेकर के पंजाब में सिचुएशंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं राजनीतिक तौर पर। वहाँ पर इस समय विमर्श में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ हैं, सुखदेव सिंह ढींढसा है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम इतना अप्रभावी मान के भी ना चले, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं।
नंबर 2, जो मेरी सूचना है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहने वालों ने जो आवेदन किए हैं उनकी संख्या 4000 है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लोग लाइक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी तो जनता के मन में क्या है, ये हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वहाँ बहुमत मिलने वाला है। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का, एक अच्छी चर्चा रही और रश्मि जी आप जुड़ी, बहुत धन्यवाद आपका भी, और ओंकार जी आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिन दर्शकों ने हमें लाइव देखा या आगे भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, उनका भी धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करके रखें। इससे हमें आपके साथ जुड़े रहने में मदद मिलती है और अगली बार हम जब भी कोई ऐसी चर्चा करेंगे, तो आपको उसकी सूचना मिल जाया करेगी। तो इसलिए लाइक करके रखना या चैनल सब्सक्राइब करके रखना एक बेहतर विकल्प है। बहुत-बहुत धन्यवाद सबका। नमस्कार।